आज जंगल में एक परिवार शिकार करने आया था। सबसे आगे वाला है जॉन, जिसे जंगल की काफी जानकारी थी। उसके पीछे खूबसूरत मैंडी है। ये तीसरा चेक शर्ट वाला सैम है, मैंडी का पति और जॉन का बड़ा भाई। अब जॉन कहता है हम जंगल के अंदर तक जा सकते हैं और यही निशान हमें दिशा बताकर घर वापसी में मदद करेंगे। दरअसल जॉन और सैम बचपन में अपने पिता के साथ यहाँ शिकार करने आया करते थे। जॉन अपने पिता की तरह एक अच्छा शिकारी था। आज कई सालों बाद दोनों भाई फिर से शिकार करने आए थे, जबकि मैंडी पहली बार जंगल में आई थी। कुछ देर बाद मैंडी शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तभी एक गोली चलती है और ये गोली शिकारी जॉन ने चलाई थी। आज की रात तीनों जंगल में ही बिताने वाले थे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सैम और मैंडी टेंट में सो जाते हैं, जबकि जॉन उनके पास ही कहीं खुले में सो जाता है। अगले दिन सुबह मैंडी उठती है, जिसके माथे पर कोई निशान बना हुआ था। फिर वो सैम को उठाकर कहती है, कोई हमारा सारा सामान चुरा कर ले गया, ये तुम्हारे माथे पर निशान कैसा? लेकिन सैम जॉन को पुकारने लगता है। उसे लगा ये सारी शरारत जॉन की है। तभी जॉन आकर कहता है, चोर ने पहले आग बुझाई, फिर उसने सामान चुराया और आखिर में टेंट काटकर इस तरफ चला गया। लेकिन सैम को उस पर अभी भी यकीन नहीं था। दरअसल चोर उनका पूरा सामान चुरा ले गए थे। अब इनके पास न गन थी, न फोन और न ही कुछ खाने पीने को। तीनों जॉन के कहने पर सूरज की रोशनी के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, ताकि जहाँ से निकला जा सके। चोरों ने इनके जूते तक नहीं छोड़े थे। मैंडी और सैम जॉन के पीछे पीछे चल रहे थे। आगे जाकर जॉन कहता है, तुम दोनों इस दिशा की तरफ जाओ, मैं जंगल में जाकर चोरों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद मैंडी और सैम जॉन की बताई दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। वो जल्द ही जॉन के बताए निशान के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे निशान बने हुए थे और वो भी अलग अलग दिशाओं में। ये देखकर दोनों बहुत निराश होते हैं। जंगल में दूसरी तरफ अचानक जॉन पर कोई गोली चलाता है। जॉन जल्दी जल्दी भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर गनमैन को देखकर वो भी मुकाबले की तैयारी शुरू कर देता है। अब वो धीरे धीरे गनमैन की चौकी के नीचे आता है, जिसके ऊपर गनमैन अभी भी था। जॉन धीरे धीरे चौकी पर चढ़ता है और मौका देखते ही गनमैन पर हमला करता है। फिर वो उसकी गन उठाकर उसी से उस पर कई वार करता है। अब जॉन उसे गोली मारने वाला था, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो वहाँ पड़े कारतूस उठाकर गन लोड करने लगता है और तभी गनमैन उठ जाता है। जॉन उसे खड़ा देख हैरान था और तभी गनमैन उस पर हमला कर देता है। बेचारे जॉन को इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब चौकी पर खड़ा गनमैन अपने फोन से जॉन की वीडियो बनाता है। दूसरी तरफ मैंडी और सैम अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे थे और दोनों काफी थक चुके थे। वो एक जगह आराम करने बैठते हैं और तभी सैम की नजर पानी पर पड़ती है। दोनों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था और सैम हर हाल में पानी पीना चाहता था। अचानक मैंडी की नजर एक शिकंजे पर पड़ती है। वो सैम को रोकती है, लेकिन तभी सैम उसमें फंस जाता है। कुछ देर बाद मैंडी सैम को सहारा देकर आगे बढ़ रही थी। आगे एक कैबिन को देखकर दोनों उसमें आते हैं। कैबिन छोटा और खाली था, लेकिन उन्हें वहाँ एक वॉकी टॉकी मिलती है। फिर मैंडी वहाँ पड़ी मेडिकेट से सैम के जख्म पर पट्टी बांधती है। उसे कैबिन में एक पेंट भी मिलती है। फिर वो वहाँ लगे मैप को देखकर कहती है, यहाँ नदी है, हम इस नदी के किनारे से होते हुए बाहर निकल सकते हैं, यही छोटा रास्ता है। सैम कहता है, वो भी यही चाहते हैं कि हम नदी के किनारे आएं, लेकिन हम लंबे रास्ते से जाएंगे, हमें उस चोटी पर चढ़ना होगा। उसकी बात सुनकर मैंडी हैरान थी। अचानक तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों छुप जाते हैं। आवाज रुकने पर सैम आगे बढ़कर देखता है कि बाहर अब कोई नहीं था। वो मैंडी से कहता है, मैं बाहर जाता हूँ और तुम पिछली खिड़की से बाहर भाग जाना। मैं इनसे निपटकर जल्द ही तुम्हें चट्टान पर मिलूंगा। तुम चट्टान पर पहुंचकर इससे मुझसे संपर्क करना। लेकिन मैंडी उसकी बात नहीं मानती। मैंडी को किसी तरह समझाकर सैम कैबिन से बाहर आता है। उसकी नजर सामने रखे जॉन के लॉकेट पर पड़ती है।
वो उसे उठा लेता है और समझ जाता है कि जॉन इनके कब्जे में है। तभी दूर खड़ा आदमी सैम पर गोली चलाता है। जख्मी सैम भाग रहा था, जबकि मैंडी भी चट्टान की तरफ जा रही थी। जख्मी सैम को जल्द ही पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद एक गोली का धमाका होता है। मैंडी पूरी जान लगाकर चट्टान पर चढ़ रही थी और जल्द ही सफल हो जाती है। अब वो जल्दी जल्दी सैम से कहती है, सैम मैं चट्टान पर पहुंच चुकी हूँ, तुम कहाँ तक पहुँचे? दूसरी तरफ से सैम कहता है, मुझे माफ करना मैंडी, मैं तुम्हारे पास नहीं अपने भाई जॉन के पास पहुंच चुका हूं। अब मुझे भी अपने भाई की तरह लंबी नींद लेनी है, अपना ख्याल रखना। बेचारी मैंडी बार बार सैम को पुकार रही थी, जबकि सैम की आवाज तो हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। अब जंगल में मैंडी और ये 3 लफंगे बचे थे, जो बहुत चुस्त चालाक थे। वो तीनों जल्द ही मैंडी को ढूंढ लेते हैं। अब मैंडी भागती है, जिसके पीछे 3 लफंगे लगे हुए थे। भागती भागती मैंडी गिर जाती है, जिसके बाद उसके सिर पर चोट लगती है। दूसरी तरफ वो तीनों लफंगे मैंडी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। वो उसे देखते ही गोली मार देना चाहते थे, लेकिन मैंडी भी खुद को हालातों में ढाल लेती है। वो अब भागने की जगह शायद मुकाबले का सोच रही थी। वो धीरे धीरे बाहर आती है और उसकी नजरों के सामने उनकी गाड़ी खड़ी थी। मैंडी के पास गाड़ी की चाबी नहीं थी। वो गाड़ी को किसी तरह स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन लफंगों ने गाड़ी के पार्ट्स निकाल लिए थे। ये देख मैंडी बहुत निराश होती है। फिर वो गाड़ी में रखी खाने पीने की चीजें खाती है और पानी से अपने जख्म को साफ करने के बाद उसे सिलने लग जाती है। अब वो गाड़ी से जरूरी सामान उठाकर मुकाबले के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ तीनों लफंगे उसे ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक अस्थमा का मरीज था। तीनों मोबाइल गेम के शौकीन थे, एक दूसरे के पास बैठकर भी चैट के जरिए बातें करते थे। अचानक तीनों चौंकते हैं दूर से उठ रहे धुएं को देखकर। एक लफंगा इशारा करता है कि हम अलग अलग होकर लड़की को ढूंढेंगे, जिसके बाद एक लफंगा धुएं में आ जाता है और मैंडी मौका देखकर उस पर वार करती है। वो फिर उसे मारने लगती है, लेकिन उसे तड़पते देख रुक जाती है। तभी लफंगा गन निकालता है और इस बार मैंडी नहीं रुकती। दरअसल मैंडी उसे जान से नहीं मारना चाहती थी, वो तो बस खुद की जान बचाना चाहती थी, जिसके पीछे ये लोग हाथ धोकर पड़ गए थे। अब दूसरा लफंगा, जो अस्थमा का मरीज था, एक पुराने बंद पड़े म्यूजियम में आता है। वो इसे भी अंदर से चेक करना चाहता था कि कहीं लड़की यहाँ न छुपी हो। फिर वो एक जगह बैठकर तीसरे से चैट करने लग जाता है और तभी उसके पीछे मैंडी आ जाती है, लेकिन फुर्तीला लफंगा मैंडी की आंखों पर स्प्रे मारता है। अब दोनों जल्दी जल्दी अपनी गन उठाकर एक दूसरे के सामने खड़ जाते हैं, जिसके बाद गोली का धमाका होता है। अब मैंडी बाहर आकर पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन तभी तीसरे का मैसेज आता है, जो पुलिस से बहुत पहले ही मैंडी तक पहुंचने वाला था। मैंडी उसे मैसेज कर निशानों के पास बुलाती है और मौका देखते ही उसको पकड़ लेती है। लफंगा किसी तरह से उसकी पकड़ से बच जाता है और उस पर वार करता है। कुछ देर बाद मैंडी को कैद कर एक जगह ले जाया जा रहा था। फिर उसे एक टेबल पर बांधकर उठाया जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजता है। अपनी माँ का फोन देखकर वो एक तरफ जाता है और उससे बात करता है। हाँ माँ, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मैं बस अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्द ही घर पहुँच जाऊंगा। फोन काट कर वो फिर से मैंडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैंडी भाग चुकी थी। मैंडी को पता था कि ये 19-20 साल के नए नए युवा उसे देखते ही मार देंगे। वो उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। अनजान जगह, अनजान हालात और अनजान दुश्मन, आप ज्यादा देर तक नहीं बच सकते, लेकिन मौत एक डर है जिसे पास देखकर हर कोई आखिर तक बचने की कोशिश करता है। मैंडी की भी यही कोशिश उसे मरने से बचा लेती है। उसे पता था कि ये लड़के भटक चुके थे, जो काल्पनिक दुनिया को सच्चाई में बदलने की कोशिश कर रहे थे, जो काल्पनिक दुनिया के अंदर इतना समा चुके थे कि असल दुनिया को ही भूल चुके थे।
आखिर में दोस्तों, काल्पनिक दुनिया और असली दुनिया में फर्क बनाए रखें। हम कभी भी काल्पनिक दुनिया को असली दुनिया में जिंदा नहीं कर सकते। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।